सभी छात्रों को शुभकामनाएं, शुभाशीष। हमारा आज का विषय आपके काव्य पाठ 10 जो प्रसिद्ध कवि हैं धूमिल जी, सुदामा पांडे धूमिल जी, उनके द्वारा रचित घर में वापसी कविता के विषय में हम आज पढ़ेंगे। और उनके जीवन परिचय के विषय में हम जान लेते हैं। पहले सुदामा पांडे जी का जन्म जो है वो सन 1936 में वाराणसी के पास है, खेवली नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। उन्होंने 1958 में काशी में आईटीआई में विद्युत यानी बिजली विभाग में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण किया और वहीं विद्युत अनुदेशक के रूप में कार्यरत हो गए, यानी कार्य करने लग गए, अनुदेशक के पद पर लग गए। 38 वर्ष की यानी 38 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर यानी दिमाग में कैंसर होने से उनका 1975 में देहांत हो गया, यानी इस संसार को छोड़कर चले गए। कब? सन 1975 यानी 1975 में। कैसे, कितने साल की आयु थी उसकी उस समय? लगभग 38 साल की आयु थी और ब्रेन ट्यूमर होने से उनका निधन हुआ है। जन्म कब हुआ है? सन 1936 में हुआ। कहाँ पर हुआ है? जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी या काशी नाम से प्रसिद्ध है स्थल, और उसी का क्षेत्र खेवली नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। काव्यगत विशेषताएं। धूमिल जी की कविता में समकालीन परिवेश का चित्रण मिलता है, यानी उस समय जिस समय धूमिल जी का काल रहा है, उसी समय सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो चित्रण है वो किया है उन्होंने। धूमिल के काव्य में आंचलिक शब्दावली है, जिसमें उनका काव्य व्यंग्य प्रधान बन गया है। उनके काव्य में मानवता के प्रति संवेदना मुखरित है, यानी मानवता के जो दुख हैं, उनकी पीड़ा है, उसको व्यक्त किया है उन्होंने। इस संवेदना का अर्थ सुख दुख दोनों से होता है। कहीं कहीं पर उनकी कविता में शोषण के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। शोषण का मतलब जब समाज में किसी वर्ग का शोषण किया है तो उनके प्रति उन्होंने अपनी कविता में अपना क्रोध व्यक्त किया है। मानव जीवन के प्रति उनके काव्य में अगाध यानी गहरी करुणा व्यक्त हुई है। उनकी कविता में आक्रोश, उत्तेजना यानी जोश एवं करुणा के भाव अभिव्यक्त हुए हैं, यानी हम अपने जीवन पर घटित घटनाओं का एहसास करके जो व्यक्त करते हैं वो अभिव्यक्ति होती है। वास्तव में वे मानवतावादी कवि हैं, जिन्होंने सामाजिक विषमता पर, यानी कहने का मतलब ऊंच नीच पर, या समाज में जो समता नहीं है, बराबरी नहीं है, बल्कि विषमता है, उस पर करारी चोट की। उनके काव्य में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जो है किस प्रकार लोगों का शोषण करती है, उसके प्रति भी उन्होंने अपने काव्य में क्रोध व्यक्त किया है। इस विरोध के कारण उनकी कविता में एक प्रकार की आक्रामकता दिखती है। पहने व्यंग्य से उनकी कविता प्रभावशाली बन गई है। धूमिल अपने काव्य में भाषा का पूरी ताकत से प्रयोग करते हैं, तो उनकी काव्य भाषा जीवन के वास्तविक अनुभव की दास्तान व्यक्त करती है। दुखी मानवता के प्रति संवेदना तथा व्यवस्था के प्रति व्यंग्य तथा उपहास यानी मजाक तत्कालीन व्यवस्था का जीवंत रूप प्रस्तुत करता है। धूमिल जी की भाषा शैली तो अपनी कविता में सामान्य आम जनता या आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जो नई कविता के दौर की काव्य भाषा की रोमानियत, अतिशय कल्पनाशीलता यानी अत्यधिक कल्पना करना और जटिल बिंब धर्मिता से मुक्त है, यानी कठोर कठिन जो सामाजिक उदाहरण दिए जाते हैं उससे बिल्कुल मुक्त है। उनकी भाषा जनजीवन के अधिकाधिक निकट है, यानी नजदीक है। इस प्रक्रिया से जो काव्य भाषा निर्मित होती है वह धूमिल जी की कविता को जनजीवन से जोड़ती है, यानी लोगों के जीवन से जोड़ती है। धूमिल जी की रचनाएं बांसुरी जल गई, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र पुरस्कार मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। किसी भी कवि या लेखक के लिए जो प्रसिद्ध पुरस्कार होता है,
साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको, लेकिन मरने के बाद जो है वो उससे सम्मानित किया गया है। घर की वापसी, ये प्रस्तुत कविता कवि धूमिल जी के घर की गरीबी की व्यवस्था को यहाँ पर जो है उद्घाटित करती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के घर में जो कमी है, अभाव है, उनके रहते घर में जो लोग रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, जो घर तो एक में रहते हैं लेकिन सब अपने अभाव के कारण जो है एक दूसरे से अपने जो बात है, अपने मन की बात है, वो दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और उन सब में जो है एक संघर्ष दिखाई देता है और सबका अपना अपना दुख होता है, जो व्यक्त करने से भी डरते हैं, जो अपने मन की बात दूसरे से कहने से भी डरते हैं। तो इसी प्रकार की कविता घर की वापसी, यानी घर में वापस आना, घर के लिए एक गरीब घर में वापस आना कितना दुखदाई होता है, कितना पीड़ादायक होता है, वो इस कविता के माध्यम से यहाँ पर धूमिल जी ने व्यक्त किया है। सुदामा पांडे धूमिल जी ने। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। बेटे की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 पहिए हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हैं, हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। वैसे हम सौजन हैं, करीब हैं, बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। 5 जोड़ी आंखें का मतलब 5 व्यक्ति हैं, जिनमें उन्होंने किस किस को बताया है। पिता को बताया है, यानी पिता को, माँ को बताया है, पत्नी को बताया है और अपनी बहन और के बारे में बताया है कि हमारे घर में जो है 5 व्यक्ति हैं। और यहाँ पांचों व्यक्ति जो है किस प्रकार के रहते हैं उसके बारे में यहाँ उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि 5 जोड़ी आंखें किस प्रकार की हैं। यानी कहने का अभिप्राय हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 जोड़ी आंखें में माँ, पिता, पुत्री, पत्नी और कवि स्वयं है। तो यहाँ पर यह बहन नहीं है, तो यहाँ पर ये स्वयं है, क्योंकि यहाँ पर बेटी की आंखें 2 दीवट है तो बेटी है, तो वो है। तो मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, यानी 5 व्यक्ति हैं, यानी कवि स्वयं सहित 5 व्यक्ति हैं, यानी माता पिता, दोबारा बता देता हूँ, माता पिता, बेटी और यहाँ पर पत्नी, ये सब, और स्वयं वो कवि है ही, तो पुत्री, ये सब है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। यानी यहाँ पर माँ के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि ऐसे हैं जैसे जीवन के अंतिम पड़ाव से पहले ही वो, यानी उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं, जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर बस जा रही हो और उसके पहिए, दोनों पहिए पंचर हो गए हों, यानी अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हों, अर्थात उससे पहले ही उनकी अवस्था जो है काफी वृद्धावस्था में दिखाई देती है। अर्थात आखिरी पड़ाव से पहले ही माँ की आंखें जो है रोशनी, आंखों की रोशनी जो है वो कम हो गई है। कहने का अभिप्राय ये है, यानी तीर्थ यात्रा के बस के 2 पंचर पहिए के समान माँ की आंखें इसलिए बताई है क्योंकि वो जीवन के अंतिम समय से पहले ही कमजोर हो चुकी हैं। किसके कारण? गरीबी के कारण। पिता की आंखें लोहे साय की ठंडी सलाखें हैं। यहाँ लोहे साय शब्द जो व्यक्त किया है वो लोहे के औजार जो बनाने वाली भट्ठी है उसको लोहे साय कहा जाता है। तो पिता की आंखें उसी ठंडी भट्ठी के समान है, यानी कहने का मतलब अब उनमें भी कोई जोश या कोई उत्साह नहीं रहा। यानी पिता भी गरीबी के कारण न तो उनके अंदर कोई आशा रही है और न ही उनकी आंखों के अंदर कोई तेज है, अर्थात जीवन में कुछ कर सकने की अभी आशा जो है उनके अंदर विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर लोह साई की ठंडी सलाखों के समान पिता की आंखें बताई हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं, और बेटी की आंखें मंदिर में दिए के समान, जैसे मंदिर में दिया जो है वो बिल्कुल शांत रूप में चारों ओर रोशनी फैलाकर रखता है, वैसे ही बेटी है जो घर में कुछ प्रसन्नता, कुछ खुशी जो है देती है, और मंदिर के दिए के समान इस खुशियां जो है घर में
फैलाती है। इसलिए यहाँ पर बेटी की आंखें जो को मंदिर में दीवट पर जलने वाले घी के 2 दीपकों के समान बताया है। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्रता है, उसमें भोलापन है, तो ये सारे भाव उसके अंतर्गत हैं। आगे बताया है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं है, हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं। यहाँ देखिए, कवि का अभिप्राय है, कहने का अभिप्राय है कि पत्नी की आंखें आंखें नहीं, अर्थात उनको मैं आंखें नहीं कह सकता। वो मेरे हाथ है, अर्थात मेरा सहारा है, जो मुझे जीवन में अभी तक जीवित रखे हुए हैं, अर्थात मेरा सहारा बने हुए हैं। यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि उसमें पत्नी की आंखें आंखें नहीं, हाथ क्यों माना है? क्योंकि जीवन के में जो सुख दुख हैं, उनकी सहभागी कोई है तो वो है पत्नी। क्योंकि वो उसके सुख-दुख में सहभागी है और वह घर के सदस्य तो है ही, वो उसका सहारा भी है। इसलिए कवि ने कहा कि वो मुझे थामे हुए है, अर्थात वही जो है एकमात्र इस गरीबी में मेरा सहारा है, जो मुझे परिस्थितियों से लड़ने के लिए को उत्साह देती रहती हैं। वैसे हम सज्जन हैं, करीब हैं, वैसे हम जो है अपने ही परिवार के सदस्य हैं और एक-दूसरे के करीब हैं। बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, लेकिन हमारे बीच की एक दीवार है जो गरीबी रूपी दीवार है। उसकी दीवार इसलिए उसने उन्होंने यहाँ पर कवि ने गरीबी को दीवार के रूप में यहाँ पर माना है। यानी कि जो हमारे बीच गरीबी रूपी दीवार खड़ी है, उसी के कारण हम पेशेवर गरीब हैं, अर्थात हम जो है यहाँ पर लंबे अरसे से, पेशेवर का अर्थ होता है लंबे समय तक जो गरीब रहे, वो गरीब कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा कि हम पेशेवर गरीब हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक दीवार है और उस दीवार को कहा है गरीबी रूपी दीवार हमारे बीच में है। तो ये जो आपको प्रसंग है वो नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें मैंने वो नहीं पीडीएफ मिली थी उसकी, तो मैंने बुक से लिया है। तो आपको वही सांकेतिक पद्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सुप्रसिद्ध कवि धूमिल द्वारा रचित, या कह सकते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता घर में वापसी से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने गरीबी से संघर्ष करते हुए उसके परिवार के 5 सदस्यों का चित्रण प्रस्तुत किया है और ये बता दिया है, जो व्याख्या मैंने आपको समझा दी है वही इसमें बताया गया है। इसको भी आप एक बार पढ़ लेना है। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करके तू मेरी हमसफर है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, अर्थात हमारे आपस में रिश्ते हैं, यानी कोई माँ है, बेटी है, माता है, पिता है, यानी रिश्ते होते हुए भी खुलते हैं, अर्थात हम पांचों सदस्य घर में एक परिवार के सदस्य होते हुए भी आपस में अपनी बात एक दूसरे के सामने स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते, अर्थात रिश्तों में खुलापन नहीं है। हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते, अर्थात हम जो है अपने अपने खून में इतना भी लोहा है का मतलब हम अपने अंदर इतनी भी ताकत नहीं जुटा पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते, अर्थात हम उन रिश्तों से एक ताली बनवा लेते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते, और जो हमारी भाषा जो अब बुन्ना सी गई है, अर्थात जली सी गई है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर बुन्ना सी का अर्थ होता है जो भाषा में जंग लग जाता है, जो हम अपने बात को एक दूसरे के सामने व्यक्त नहीं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा वो जो है बात हम कर पाते, अर्थात हमारी जो चर्चा एक दूसरे से सुख दुख की नहीं हो पाती है, वो चर्चा हम जो है कर पाते। कहने का बात का अभिप्राय यही है, अर्थात पारिवारिक बिखराव है, जो रिश्तों में एक प्रकार की जड़ता है, वो जड़ता जो आ गई है, तो उसके कारण हमारे खून में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम उस ताकत से एक ताली या चाबी बनवाकर जो संबंध हमारे जो जड़े हुए हैं, यानी जो भाषा हम अपनी व्यक्त एक दूसरे से नहीं कर पाते, उसकी कोई ताली, यानी कोई उसका, कहने का अभिप्राय यहाँ पर कवि का ये है कि उसका कोई हम हल ढूंढ लेते,
अर्थात गरीबी से निकलने का, और हम खुलकर आपस में बात कर पाते। यहाँ पर ताली जो है बनवाने की बात यहाँ पर की गई है। तो रिश्तों को सोचते हुए आपस से प्यार से बोलते, यानी रिश्तों को पर विचार करते हुए हम प्यार से बोलते कि ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते, यानी कहने का मतलब पत्नी को उनसे यानी सबके रिश्तों के बारे में विचार करते हुए बताते कि मेरी पिता, मेरी माँ और यह मेरी प्रिय पुत्री है। तो इसके बारे में अलग से विचार करते, और फिर कहते कि पत्नी के बारे में थोड़ा अलग करते, क्योंकि वो मेरी हमसफ़र अर्थात मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक रिश्तों में तो इसलिए अलग है क्योंकि वो मेरा सहारा है। तो इसलिए हम थोड़ा जोखिम उठा लेते, यानी जोखिम का मतलब थोड़ा से परेशानी, थोड़े से कहने का मतलब परिस्थितियों को लड़ने के लिए जो उत्साह है अपने अंदर भर लेते, और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते, और दीवार पर हाथ रख कर कहते कि ये मेरा घर है, यहाँ पर ये मेरे स्वजन हैं, मेरे अपने हैं। तो कहने का मतलब ये है, अपने घर की दीवार पर हाथ रखने का मतलब ये है कि हम उन संबंधों को वापस लौटाने का प्रयास करते, और समझाने का प्रयास करते कि यही हमारा घर है, अर्थात खुशियों भरा परिवार है। तो ये कहने का प्रयास हम जो है ज़रूर करते। यहाँ पर जो है अपने परिवार की गरीबी के बारे में कहा कि किस प्रकार रिश्ते भी जब धुंधला जाते हैं, जब घर में गरीबी होती है, तो वो यहाँ पर से जो है धूमिल जी ने बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर ये जो है व्याख्या यहाँ पर दी गई है, और इसमें सारी बातें वही बताई गई है कि किस प्रकार एक पर दूसरे से चर्चा नहीं हो पाती है। तो ये सारी बातें मैंने समझा दी हैं संक्षिप्त रूप में। आप भी एक बार इन सबको पढ़ लेना है ताकि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब आता है इसका अभ्यास कार्य। तो यहाँ पर साथ में दिया हुआ तो हम समझा ही देते हैं कि घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि उसे 5 सदस्य नहीं बल्कि 5 जोड़ी आँखें मानता है। क्यों मानता है? कवि द्वारा वर्णित परिवार में कितने सदस्य बताए गए हैं? 5 सदस्य बताए गए, और वो सभी सदस्य हैं। वे सभी सदस्य किसके हैं? परिवार के सदस्य हैं। पर कवि उन्हें सदस्य नहीं कहता, उनको क्या कहता है? 5 जोड़ी आँखें कहता है। क्यों? क्योंकि परिवार के ये लोग जो है, ये जो सदस्य हैं, ये एक-दूसरे को देखते हैं, पर चाहते हुए भी गरीबी के कारण एक-दूसरे से कोई बात नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि घर एक 5 सदस्यों के बारे में, बल्कि 5 जोड़ी आँखें, इसलिए कवि ने माना है। पत्नी की आँखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए, से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि का अभिप्राय यही है कि पत्नी केवल देखती नहीं है, बल्कि हर स्थिति में कवि का सहारा देती है। वह परिवार को गिरने से, टूटने से भी बचाती है, और आर्थिक संकटों से जूझने के लिए कवि की मदद भी करती है, तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों में वो उनका सहारा भी बनती है। तो उसने कवि तथा परिवार को थाम रखा है, इसलिए कवि ने कहा है कि पत्नी की आँखें आँखें नहीं हैं, हाथ है, इसलिए उन्होंने कहा था। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, से कवि का क्या अभिप्राय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? कवि का यही कहना है कि लोकाचार की दृष्टि से, यानी लोक व्यवहार की दृष्टि से घर के 5 सदस्य एक दूसरे के निकट हैं, तथा आत्मीय भी बनने का दिखावा करते हैं, यानी अपनेपन का दिखावा ज़रूर करते हैं। भावात्मक रूप से सब एक हैं, पर सबके बीच एक दीवार खड़ी है, गरीबी रूपी दीवार। इस कारण पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो बुझ गए हैं। बहुत अमीरी भी स्वजनों को करीब नहीं रहने देती है, क्योंकि पैसे का लालच आ जाता है। हाँ, इतना धन होता है कि घर के सदस्यों का निर्वाह भली प्रकार हो जाता, तो स्वजन और करीब होते। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। कवि के सामने ऐसी कौन-सी व्यवस्था है जिसके आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो रिश्तों के न खुलने का कारण क्या है? यहाँ पर गरीबी है, और गरीबी के कारण घर के लोग एक-दूसरे से खिंचे-खिंचे रहते हैं, अर्थात खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। आर्थिक दबाव पारिवारिक रिश्तों की मधुरता को समाप्त कर देता है, यानी जब पैसे का दबाव होता है, यानी पैसा नहीं होता है, तो जो रिश्ते हैं उनमें जो मिठास है वो समाप्त हो जाती है। तो सभी एक दूसरे से नजरें बचाते फिरते हैं, आत्मीय होते हुए भी आपस में खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तथा भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचार, मन के विचार दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण रिश्ते होते हुए भी वो खुलते नहीं, अर्थात स्पष्ट नहीं होते हैं।
निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के दो पंचर पहिए हैं। यानी कवि ने माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा की बस के दो पंचर पहिए कहा, क्योंकि पड़ाव शब्द का प्रयोग भी पंचर में यानी पड़ाव शब्द की यहाँ पर प्रतीकात्मक के रूप में है, यानी प्रतीक लिया गया है। और पड़ाव का अर्थ होता है अंतिम पड़ाव, यानी मृत्यु का प्रतीक होता है। तो यहाँ पहुंचकर व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। तो दो पंचर पहिए का प्रतीकार्थ है ज्योति विहीन दो आंखें, यानी ज्योति रहित प्रकाश रहित दो आंखें। तो माँ की दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी, इसका अभिप्राय यही है। पंचर पहिए में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब की अवधारणा हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पिता की आंखें लोहे साय की ठंडी सलाख है, इसका क्या अभिप्राय है? तो ये आशय क्या है? काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने पिता की आंखों को लोहे साय की ठंडी सलाखें इसलिए बताया कि जिस प्रकार भट्ठी में ईंधन की कमी के कारण ठंडी सलाखें गर्म होने की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, उसी प्रकार बूढ़े पिता की आंखें जीवन के सपने पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। वे निस्तेज हो गई हैं, अर्थात वो भी तेज रहित हो गई हैं। तो ये थोड़ी व्याकरण बताते हैं विशेष में। तो पंक्ति में प्रतीकात्मकता है, भाषा सरल है अत्यंत। तो ये था यहाँ पर इन जो प्रश्न है, केवल 5 ही प्रश्न इस कविता में दिए गए हैं, वो आपको लिख लेना है। और इसका जो व्याख्या का जो व्याकरणिक परिचय है, वो मैं आपको लिखकर जो है आपके पास भेज दूंगा। तब तक आप इस कविता को समझिए। बाकी आप इसमें देख लेना है, ज़्यादा नहीं है। 2 अलंकार मैंने दे ही रखे हैं, विरोधाभास और उपमा अलंकार दे रखा है। बाकी इसमें पंचर पहिए अनुप्रास अलंकार है जो पीछे आया भी था। तो इसमें अलंकार देख लेने हैं, 3 ही अलंकार विशेष रूप से हैं। और बात करें छंद और रस की, तो मैं बता देता हूँ, छंद मुक्त रचना है। इसके बाद यहाँ पर पहले में यहाँ पर शांत रस और माधुर्य गुण है, और भाषा अत्यंत सरल है। तो 4-5 चीजें हैं, वो आप लिख भी सकते हो। और बाकी मैं बता चुका हूँ कि आपको प्रसंग कैसे लिखना है। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप खुद स्वयं एक की व्याख्या तो लास्ट की आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि प्रसंग भी आप स्वयं लिखिए। इसके बाद मैं नहीं लिख कर भेजूंगा। और अलंकार मैंने बता ही दिए हैं। बाकी इसमें भी मैं अलंकार समझा देता हूँ कि कहा भुन्नासी ताले, भाषा के भुन्नासी ताले, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, मैं लिख देता हूँ कि ये उपमा अलंकार है। आप यहाँ पर लिख लेना इस लाइन में। अलंकार में बता देता हूँ, भाव इसका दे ही रखा है लास्ट में कि भाव क्या है। तो उसमें से 2 लाइनें आप भाव की जो है अच्छी सी, जो आप इस कविता के अनुसार वो लिख लेनी है। बाकी अनुप्रास यहाँ वर्ण आवृत्ति देख लेना है, जहाँ पर भी वर्ण आवृत्ति हो तो अनुप्रास है। बाकी यहाँ पर और कोई विशेष अलंकार जो है नहीं है। तो एक अलंकार विशेष रूप से आपको ये देना ही है। बाकी आपको छंद मुक्त रचना और शांत रस और यहाँ पर माधुर्य गुण और भाषा अत्यंत सरल और सहज है, ये आपको लिख लेना है। ये व्याख्या आपको कर लेनी है। क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ दे ही दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन आंसरों को आपको जो है इनकी पीडीएफ भी मैं आपके पास भेज दूंगा, तो उसको आप लिख लेना है। ओके, इतना ही। और ये हमारा जो है काव्यखंड का अंतिम पाठ था। और हमारी बुक से जो अंतरा की बुक से जो चैप्टर थे वो सभी हो चुके हैं। हमारी एक बुक है पूरक पुस्तक है अंतराल, और उसके 2 ही चैप्टर, 3 चैप्टर हैं, लेकिन 2 ही चैप्टर आपको करने हैं क्योंकि एक चैप्टर हटाया गया है लास्ट का। तो हमने पहले 2 ही चैप्टर करने हैं, अंडे के छिलके और बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल, ये 2 चैप्टर हैं। तो वो 2 ही करने हैं। इसके बाद हमारी बुक कंप्लीट हो जाएंगी और आगे देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पहले इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय।